नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो पहला टॉपिक है आपका, एंड सी आज के जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के लिए। मतलब प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही है, जो एडवोकेसी करने जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं इसको शुरू करने से पहले, आज का टॉपिक पहले है, वी आर गोइंग टू डील विद द रोंगफुल रिस्ट्रेंट। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, बड़ा मजेदार है। एक आपके पड़ोसी हैं और आपका उनसे झगड़ा हो गया। आपने उनको 2 थप्पड़ मार दी खींच करके। नेचुरली दे विल गो टू द पुलिस। पुलिस में गए, पुलिस वालों ने कहा ठीक है, कंप्लेंट दे दीजिए अपने जो लिखना है हमने, कि सो एंड सो हमारे पड़ोसी हैं। मान लीजिए ये हैं मैडम आकांक्षा है, आकांक्षा हमारी पड़ोसन है और शी स्लैप्ड मी ट्वाइस और थ्राइस लाइक दिस। ठीक है, दे दिए, जाइए कि क्या मतलब, एसएचओ साहब जाइए, एफआईआर रजिस्टर कीजिए, मेरी एफआईआर लिखो, आप उसको अरेस्ट करो आप जा करके। कह रहे सर हम देख लेंगे। एक दिन निकल गया, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है उस केस में, कोई एफआईआर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अब आप पड़ोसी के समय क्या लग रहा है कि भाई आकांक्षा की हो सकता है कोई जैक हो, कोई उसकी इस तरीके की अप्रोच हो जो उसके पुलिस इज नॉट गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट हर। देयर मस्ट बी सम रीजन, कोई ना कोई अथॉरिटी है जो काम कर रही है। लेकिन एक्चुअली क्या है, देयर इज ए लीगल प्रॉब्लम, देयर इज ए टेक्निकल प्रॉब्लम। जो कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट है वहां पर दिक्कत है। वहां पर उन्होंने क्या कंप्लेंट दी है? स्लैपिंग, बीटिंग, व्हाट? बीटिंग, slapping. This is what technically saying what? Causing hurt, voluntarily causing hurt, and this is a non-cognizable offense. FIR is not possible in this case. FIR possible ही नहीं थी इस केस में। अब आकांक्षा मैडम को जिन्होंने स्लैप किया था, उनका हौसला बढ़ गया है कि मैंने स्लैप किया। He went to the police station, but no action was taken. लेकिन again आकांक्षा मैडम ने again she slapped that neighbor. Neighbor फिर रोता हुआ आया and now he came to me कि सर प्लीज, she is now habit of slapping me. मुझे जब चाहे पीट देती है सर, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो show me your complaint. तो कंप्लेंट में he was very very honest कि he was slapped. तो आई मेड ए स्लाइट चेंज, मैंने थोड़ा सा स्लाइट चेंज किया। इसमें ये लिखो, आई वॉज पासिंग थ्रू दैट रोड, आकांक्षा स्टॉप्ड मी, उसने मेरा रास्ता रोका, व्हेन आई रेसिस्टेड शी स्लैप्ड मी। अब मैंने क्या कर दिया वहां पर, मैंने एक रोंगफुल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस उसमें ऐड कर दिया। मैंने क्या कर दिया, रोंगफुल रेस्ट्रेंट और हर्ट, कि इसने मेरा रास्ता रोका और फिर मुझे पीटा। एक लाइन ऐड करते ही पुलिस रजिस्टर्ड द एफआईआर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लॉ इज सो टेक्निकल, सो ब्यूटीफुल एंड सो यूजफुल। बस हमें जानकारी होनी चाहिए। एक लाइन ऐड करने से पुलिस टुक द एक्शन, पुलिस रजिस्टर्ड द एफआईआर एंड देन नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स वर टेकन। तो क्लाइंट कहता है सर आपने तो कमाल कर दिया। कमाल मैंने नहीं किया, कमाल आपकी अंडरस्टैंडिंग ने किया। एंड दैट इज व्हाट द सेक्शन 339 बीएनएस का था जो हम करने वाले हैं। ये रहा आपका, द नेम ऑफ द ऑफेंस इज व्हाट? रोंगफुल रेस्ट्रेंट। तो आई बिलीव अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी जब तक आप नहीं समझेंगे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज गो टू द सेक्शन रोंगफुल रेस्ट्रेंट, सेक्शन 126 बीएनएस, 339 आईपीसी। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम हियर इटसेल्फ। दिस इज व्हाट, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स। नाउ कम टू दी बैरक लैंग्वेज। अब देखिए,
दिस इज व्हाट हमें हमेशा देखना चाहिए कि देर आर टू पार्ट्स ऑलवेज, मेंस रिया होता है एंड एक्ट्रेस रिया होता है, एक्ट्रेस रियस होता है, देर इज ऑलवेज टू पार्ट्स, है ना। एक ऑफेंस को, एक क्राइम को क्रिएट करने के लिए देर इज टू पार्ट्स, नंबर वन मेंस रिया होना चाहिए, नंबर टू एक्ट्रेस रिया होना चाहिए, और इसमें ही हमने ये देखना है व्हाट इज दिस हु एवर। मैं इसका हिंदी वर्जन और देख लेता हूँ एक बार साथ साथ, अच्छा सा रहेगा आपके लिए भी, वो शब्द आ जाएंगे हिंदी के भी। Whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said to wrongfully restrain that person। छोटी सी डेफिनेशन है बट टेक्निकल है। पवन जी मैंने आपको बताया अगर बफरिंग हो रही है उसका एक ही रीज़न हो सकता है, कोई और अदर रीज़न नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कोई स्वेच्छा से, ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं बाधा डालता है। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, कई बार क्या होता है ना, बाधा डालना, जैसे आपको प्यास लग रही हो, पानी पीना आपने, तो केमिस्ट्री के हिसाब से तो H2O है, आपकी बॉडी जो है H2O चाहती है, गर्म पानी पी लेंगे तो आपका बॉडी का इंटेक जो चाहिए वाटर का पूरा हो गया। लेकिन अगर ठंडा पानी पिएंगे तो आपकी ना आत्मा को भी तृप्ति होगी, यू विल फील कि नाउ जो प्यास थी वो बुझ गई। तो वैसा ही है हिंदी का। इंग्लिश में हम लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एवरीथिंग, लेकिन एक वही उसको थोड़ा बहुत हिंदी का जाता है ना, तो दैट गोज डीपर इनटू योर माइंड एंड सोल, इसलिए मैं कई बार यूज़ करता हूँ हिंदी को भी। और आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपका ट्रांसलेशन का पेपर होगा, मेंस में आपका ट्रांसलेशन का पेपर होगा, उसमें ग्रामर से ज़्यादा एग्जैक्ट वर्ड्स कितना यूज़ करते हैं आप, है ना, उसे कहते हैं उपयुक्त शब्दों का चयन, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्स्ट्रक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाधा डालना। चलिए, whoever voluntarily obstructs any person, this is the actus reus, what he is doing, whoever obstructs any person, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति के लिए बाधा डालता है, obstructs any person, why, this is to prevent that person from proceeding in any direction, सो दैट वह व्यक्ति किसी ऐसी दिशा में ना जा पाए। कौन सी दिशा, दिस इज इन विच दैट पर्सन हैज ए राइट टू प्रोसीड, जिस दिशा में उसको जाने का अधिकार है उस दिशा में वो नहीं जा पाए। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू जस्ट कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन, आप केवल बाधा डाल रहे हैं कि वो व्यक्ति वहां से ना गुजरे। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये देखिए, you are this, you are the victim and you want to go to this house, right? You have right to proceed, right to proceed through this passage, but you are being obstructed, no, आप यहां से नहीं जा सकते हैं, if you want you can go from the other। तो this is not कि all obstructions are, all ways are stopped for you, सारे रास्ते रोक दिए गए हैं, आपको उस दिशा में नहीं जाने दिया जा रहा जिस दिशा में आपको जाने का अधिकार है। यू आर बीइंग स्टॉप्ड, यू आर बीइंग प्रोहिबिटेड, यू आर बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड टू गो इन ए डायरेक्शन इन विच यू हैव राइट टू प्रोसीड। तो बेसिकली क्या है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनी डायरेक्शन इन विच you have right to proceed, these are the crucial words in this, and you are being obstructed by the accused, and that too voluntarily, and this word is what mens rea, it indicates the mens rea. Why? Voluntarily means intentionally being obstructed, knowingly being obstructed, or the accused has reason to believe that if he does so you will be obstructed to proceed. So the word जो voluntarily है, जो word voluntarily है, it indicates the element of mens rea in this case. Now I show you video, I believe कि आपको उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
बस ये साउंड गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, आपको ये आइडिया लग गया कि ये जो व्यक्ति है इसको हो गया। अच्छा, तो इस व्यक्ति को ट्रैफिक में जाना था, उसके उस रोड से आगे पास होना, लेकिन गुंडों ने क्या किया, उस रास्ते को ही रोक लिया। दैट इज कॉल्ड रोंगफुल रेस्ट्रेंट। तो प्लीज लेट मी नो आपको इतनी सी बात समझ में आई नहीं आई। फास्ट प्लीज एवरीवन, जल्दी बताइए। सो दैट फास्ट प्लीज एवरीवन। मंजू तिवारी, ऐश्वर्या, एवरीवन। बहुत टेक्निकल नहीं था लेकिन हमारे यूजफुल बहुत है। अनमोल साहब जल्दी से बताइए। दीक्षा, देवांशी, डॉक्टर सुची, एवरीवन प्लीज फास्ट। गुड 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 गुड। चलिए लेट्स प्रोसीड नाउ कम टू द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन पर आ जाते हैं हम लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एक्सेप्शन क्या कहता है? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर, इसको पढ़ते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच ए पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव ए लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। देखिए है क्या इसमें, मैं इसी को इस तरीके दिखाता हूँ। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ये रहा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइवेट वे, जो व्यक्तिगत रास्ता है, लैंड पर हो सकता है या फिर पानी पर हो सकता है, जिसके संबंध में ए पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव ए लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट। देखिए दो बातें हैं। नंबर वन, दिस शुड बी ए प्राइवेट वे। सेकंड, बिलीव इन गुड फेथ, एंड व्हाट इज द बिलीफ? ही हैज राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट। कैसे कैसे समझिए। देखिए इफ ए पर्सन सपोज कीजिए आप, ये प्लॉट है, आप यहां से जाना चाहते हैं, राइट? यू बिलीव कि दिस इज योर राइट, कि आप यहां से पास ऑन हो सकते हैं इस तरीके से, है ना? बट आई स्टॉप यू, नो यू कैन नॉट गो फ्रॉम हेयर। इफ द लैंड इज नॉट द पब्लिक वे, अगर ये पब्लिक रास्ता नहीं है, ये कैसा रास्ता है? दिस इज प्राइवेट वे, ये प्राइवेट वे है। नंबर वन। सेकेंडली, आई बिलीव इन गुड फेथ कि आई हैव राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट यू, तुम इसके अंदर नहीं जा सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास है। दो दैट बिलीफ मे बी रॉन्ग, हो सकता है आई डोंट हैव द राइट। व्हाट इज माई बिलीफ? दैट आई हैव ए राइट, लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट। That is the belief. That may not be the ground reality. Mind it. जो मैं बस ये बिलीफ कैसा है? इन गुड फेथ। गुड फेथ में आई बिलीव कि आई कैन स्टॉप यू। तो जैसे ही एलिमेंट ऑफ गुड फेथ आया, जैसे ही मेरा ये एलिमेंट आया बिलीव इन गुड फेथ, दैट टेक्स अवे द एलिमेंट ऑफ मेंसरिया का पॉइंट खत्म हो जाता है। दैट इज वाई दे आर सेइंग दैट इफ समवन इज स्टॉपिंग यू टू प्रोसीड इन ए डायरेक्शन, यदि कोई व्यक्ति आपको एक दिशा में जाने से रोक रहा है, एंड द बेसिस ऑफ दैट ऑब्स्ट्रक्शन, उसका जो आधार है रोकने का, दैट इज हिज बिलीफ इन गुड फेथ, कि उसका ऐसा विश्वास सद्भावपूर्वक कि ही हैड ए राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट, कि उसको ऐसा करने का अधिकार है। देन दो इट इज टर्न्ड आउट कि नो ही वाज नॉट हैविंग राइट, भले ही बाद में चलता है पता कि नो उसको अधिकार नहीं था, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस, उसको एक इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये हुआ एक ऑब्स्ट्रक्शन। एंड प्लीज लेट मी नो कि let me tell you that this section is equally important for your prelims, equally important for your mains and practical। तो मैंने बताया ये आपको। तो what I suggest, जैसे गायत्री मंत्र याद कर रखा है, जैसे 2 के पहाड़ याद कर रखे हैं, वैसे आपको ये रटा होना चाहिए अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, जो कि आप कर सकते हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जो फर्स्ट अटेम्प्ट की बात होती है वो बात ही अलग होती है, एंड दैट इज डूएबल।
जस्ट यू स्टार्ट डूइंग स्टडी एज आई से यू बस करिए। तो आई बिलीव कर लेंगे दिस इज व्हाट इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। व्हाट इज इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन इज बिफोर यू नाउ। बहुत सिंपल सा है। क्या कहता है? ए ऑब्स्ट्रक्ट्स ए पाथ अलोंग विद जेड हैज अ राइट टू पास। एक ऐसे रास्ते, जेड को अधिकार है जाने का, ए ने उसको रोका है, एंड साथ ही साथ में नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज ए राइट टू स्टॉप दैट। उसका ऐसा विश्वास भी नहीं है कि उसका कोई अधिकार है। तो विदाउट एनी राइट ही इज स्टॉपिंग हिम, ही इज कमिटिंग द जेड इज देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग। ये कहेंगे कि ए रोंगफुली रेस्ट्रेन्स जेड। बस बहुत सिंपल सा हो गया, इसमें यही कॉन्सेप्ट था। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ए थ्रेटन्स, देखिए, ए थ्रेटन्स टू सेट ए सेविज डॉग एट जेड if Jed goes along a path which Jed has a right to go। ए धमकाता है उसको कि देखो मैं अपने कुत्ते को छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर अगर तुम यहां से निकले। तो दिस थ्रेटनिंग इज कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन। क्या कहलाएगा? रोंगफुल रेस्ट्रेंट। कौन से रास्ते जाने से रोका है? जेड हैज ए राइट टू गो। उस रास्ते से जाने का उसका अधिकार था। कहां पर आया हुआ है? उत्तराखंड एपीओ में आया हुआ है। मल्टीपल टाइम जगह आता है क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा है। एक क्वेश्चन यहां पर आता है, देखिए इसमें कई बार पूछ लेते हैं आपको इस तरीके से। ये इस वर्ड को फोकस कर लीजिए, एनी पर्सन। सो विक्टिम में बी मेल, विक्टिम में बी फीमेल, विक्टिम में बी थर्ड जेंडर एंड विक्टिम में बी ऑफ एनी एज। ये ध्यान रखना, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर। ये तो ये चैप्टर, दिस टॉपिक इज अबाउट टू एंड। बस मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो देख लेना चाहिए आपको जिस तरह क्वेश्चन आते हैं। देखिए कहां पर क्वेश्चन आया? उड़ीसा में क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में। Whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has the right to proceed is। आप मुझे बताइए, दिस इज बेयर एक्ट लैंग्वेज, इज इट नॉट? है या नहीं है? ये सिंपली बेयर एक्ट लैंग्वेज है, राइट? रोंगफुल रेस्ट्रेंट। तो कितना मुश्किल है, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस है, आप कर सकते हैं। इफ यू आर एलएलबी परसुइंग स्टूडेंट या एलएलबी के बस निकले ही हैं, तो मान के चलिए आपके लिए एक बहुत अच्छी नौकरी इंतजार कर रही है। आपके पास कोई सेकंड थॉट होनी नहीं चाहिए। इजीली अचीवेबल और जल्दी से अर्लीस्ट पॉसिबल सेटलमेंट देने वाली अगर जॉब है आपके लिए तो वो है जुडिशियल सर्विसेज। देखते हैं क्या देखिए। एन ए लैंडलॉर्ड आफ्टर रिपीटेडली डिमांडिंग एंड नॉट गेटिंग द रेंट ऑफ हिज फ्लैट फ्रॉम द टेनेंट एच, on one day he locked the flat in order not to allow H to enter it till he pays the rent to him। Which of the following offenses has N committed under the IPC? को कर देंगे अब BNS। समझ रहे कितना इंटरेस्टिंग है। मकान मालिक ने कहा कि भैया रेंट दो। दूंगा सर, टाइम निकल रहा है, हफ्ता महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, मकान मालिक ने लगाया ताला। अब तब तक एंट्री नहीं करने देंगे जब तक कि हमारा रेंट नहीं दोगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि जो मकान मालिक है क्या उसने कोई ऑफेंस किया या नहीं किया। देखिए यहां पर जो टेनेंट है, या तो आप लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है कि वो उसको कहे कि भाई इवैक्यूएट, उसको नोटिस दे, एक लीगल प्रक्रिया अपनाए। वो गुड फेथ का मतलब यही है। भले ही यहां पर वो क्या कहे, देखिए मकान मालिक ने उसको रोका जाने से ऑफेंस हुआ रोंगफुल रेस्ट्रेंट का। मकान मालिक क्या कहेगा? ये प्राइवेट लैंड था, आई बिलीव्ड आई हैव राइट टू स्टॉप हिम। ध्यान दीजिए इस पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज, इसको समझिए एक्सेप्शन को। यहां पर मैं शायद हम लोगों ने एक्सेप्शन को इग्नोर कर दिया होगा, इसको समझिए। ये था एक्सेप्शन आपके सामने, मैं दोबारा पढ़ता हूं। देखिए दिस इज एक्सेप्शन, The obstruction of a private way over land or water। यहां पे मान लीजिए हाउस, ठीक है, ये हो गया आपका हाउस, ये हो गया गेट, और यहां पे खड़े हो गए लैंडलॉर्ड। इन्होंने कहा कि ये मेरा प्राइवेट लैंड है बबुआ, प्राइवेट लैंड है, और आप ये हो गए टेनेंट, आपको रोका जा रहा, यू कैन नॉट एंटर। विच ए पर्सन यानी कि लैंडलॉर्ड इन गुड फेथ believes himself to have a lawful right to obstruct। मकान मालिक को ये
लग रहा होगा कि मुझे अधिकार है इसको रोकने का। अब देखिए यहां पर कितना अच्छा वो मिल गया आपको, बिलीव्स और एक है इन गुड फेथ। गुड फेथ, इन शब्दों पर जरा गौर फरमाइए आप। एक होता है मेरा ऐसा विश्वास है और दूसरी बात है गुड फेथ। तो यहां पर जो गुड फेथ का मीनिंग है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सद्भाव पूर्वक, वो गुड फेथ नहीं है जो आप और मैं समझते हैं, हमारी भावनाएं, हमारा विदाउट एनी इल विल, वो नहीं है। प्लीज गो टू सेक्शन 2 इन योर बेयर एक्ट, प्लीज गो टू दिस सेक्शन 2 बेयर एक्ट, क्योंकि पहले तो सेक्शन 52 था आईपीसी में, अब थोड़ा चेंज हो गया। आई सी दैट दिस इज 211 सेक्शन 211। देखो इतना आसान नहीं होता है चीजों को, मतलब चीजें आसान है लेकिन थोड़ा टेक्निकली समझनी पड़ती हैं। 211 में एक वर्ड डिफाइन है गुड फेथ। तो यू विल ड्राइव द मीनिंग ऑफ गुड फेथ फ्रॉम दिस डेफिनेशन सेक्शन 211, नॉट फ्रॉम योर ओन। आप भावनाओं में नहीं बहेंगे। गुड फेथ का मतलब है एनीथिंग डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। इफ यू रीड दैट यू विल सी द वर्ड्स ड्यू केयर एंड अटेंशन। हिंदी में बोलते हैं इसको सम्यक सतर्कता एवं ध्यान। सम्यक सतर्कता एवं ध्यान के साथ की गई। अगर मैं कोई कार्य, इफ आई एम टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ दैट, ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ काम कर रहा हूं, ओनली देन आई कैन से आई एम डूइंग दिस एक्ट इन गुड फेथ। मैं इस काम को गुड फेथ में कर रहा हूं। मैं कितना ही अच्छा काम कर रहा हूं, मेरी भावनाएं कितनी अच्छी हैं, लेकिन मैं अगर उस काम को करते हुए ड्यू केयर एंड अटेंशन अडॉप्ट नहीं कर रहा हूं, तो आई कैन नॉट से इट इज द केस ऑफ गुड फेथ। मकान मालिक को लग रहा है कि मैं इसको रोक रहा हूं, वो ऐसे उसका ऐसा विश्वास है कि मेरा अधिकार है रोकना, लेकिन ही इज लैकिंग इन ड्यू केयर अटेंशन। ये एक लीगल इशू है। He should have consulted an advocate कि can he stop him or not. तो his obstruction caused to the tenant from entering the house, जिसमें उसका अधिकार है। Tenant has every right to enter into his house, though it is on lease. The owner of that house is committing an offense under section this and he is guilty of wrongful restraint. समझे कि नहीं बबुआ? हाँ या ना बताइए जल्दी से, प्लीज लेट मी नो एवरीवन। आपको समझ में आई इसकी इंपॉर्टेंस? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में काम करता है पंजाब जुडिशियल सर्विस 2015 में केस आया हुआ है। ऑब्स्ट्रक्शन कैसी हो सकती है? फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बाय फिजिकल फोर्स हो सकता है, या थ्रेट हो सकती है, इट डजंट मैटर। हो गया मेरे ख्याल से। बस जी, अब इसमें आपको जो करना है, इसके काम कुछ मैं कर देता हूं आपको। देखिए इसमें एक दो वर्ड और देखने, ये लाइन लिख लीजिएगा प्लीज। द स्लाइटेस्ट अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन टू गो व्हेन एंड वेयर ही लाइक्स टू गो प्रोवाइडेड ही डज सो इन ए लॉफुल मैनर इज पनिशेबल। पार्शियल रेस्ट्रेंट बोलते हैं इसको, समझ लीजिए। पार्शियल रेस्ट्रेंट का मतलब है कि आप कहीं और से जा सकते हैं, जाइए, जिस रास्ते से जाने का अधिकार है आपको वहां रोक रहे हैं, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कम टू दी नेक्स्ट लेवल एंड दैट इज व्हाट द रोंगफुल कन्फाइनमेंट। ये इसका बड़ा भाई है, रोंगफुल कन्फाइनमेंट। चलिए, सेक्शन 340 था आपका आईपीसी में एंड नाउ इट हैज बिकम 127 बीएनएस। Whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person। सिंपल सी बात है। देखिए अगर आपने, मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं आपको तो शायद आसानी समझ में आ जाएगा, हालांकि सब समझते हैं इसको, फिर भी देखिए अगर मैं ऐसा कहता हूं कि आपको ये हुई आपकी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, जिसके लिए शब्द दिया हुआ है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं, बस विद इन दैट रह सकते हैं, तो आपको रोंगफुल रेस्ट्रेंट किया जा रहा है। इस तरीके से किया जा रहा है कि आप एक बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। आप वीडियो देख के समझ जाएंगे। ये वीडियो दिखाता हूं मैं आपको।
सो देखा आप लोगों ने, ये फिल्म कौन सी थी बताइए, देखी थी आप लोगों ने, नहीं देखी थी फिल्म ये? शोले, दंगल, ये लड़की कुछ करी दीक्षा श्री, हाँ महक, अरे वाह, सबके जवाब आ गए, दंगल। सो इन दिस केस मिस्टर आमिर खान हैज बीन wrongfully confined because he is obstructed. Now you apply the language here, this whoever, that is the accused, wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumstantial limits, कि एक लिमिट से बाहर नहीं जा सकते हैं आप, बस बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्टेंशियल लिमिट से नहीं जा सकते। इट इज कॉल्ड wrongful confinement, नथिंग मोर देन दैट। इससे कुछ ज्यादा करना नहीं है, रिपीटिशन से कोई फायदा नहीं है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आया या नहीं आया, एवरीवन। बस ये समझ लीजिए, ये पिक्चर आपको डिपिक्ट करती है इस तरीके से। और इसी के लिए ना मैं आपको wrongful confinement का ना, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस सेक्शन। नाउ दिस इज सेक्शन, पहले था सेक्शन 100 IPC एंड नाउ इट इज 1 minute 38. Please go to section 38 BNS. कुछ अच्छा लगेगा आपको, you will enjoy this. 38, let me find out. 38, 1 second. Section 38 BNS 100 IPC ये राइट देता है आप कब कब किसकी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कब कब किसकी डेथ भी कर सकते हो। व्हेन कैन यू कॉज डेथ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार के पालन में आप कब किसकी मृत्यु कर सकते हो, ये बताता है आपको सेक्शन 3800। इसमें एक क्लॉज है लास्ट में, ये रहा आपका, यस F, 6 क्लॉज थी पहले, 6 कहते थे। ये देखिए, व्हेन देयर इज एन असॉल्ट, ध्यान से सुनना, when there is assault with the intention of wrongfully confining a person, कि एक व्यक्ति को wrongfully confine करने के पॉइंट ऑफ व्यू से assault होता है। और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ऐसे हालात में कि उस इंसान को ऐसा लगे कि he cannot have recourse to the public authorities, he will be unable to reach out the public authorities. So in that case, that person who is wrongfully confined has a right to cause death of the offender. इसकी लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, मैं दोबारा समझाता हूं one by one. An assault with the intention of wrongfully confining a person. ऐसा assault किस इंटेंशन के साथ, इंटेंशन ऑफ wrongfully confine a person. wrongfully confined person हम लोग 127 BNS 340 IPC वाला बात कर रहे हैं। तो wrongfully confinement तो है ये, but this is not simple wrongful confinement. Under circumstances is very important. तो wrongful confinement in such circumstances, कैसे circumstances में कि which may reasonably cause him to apprehend, जो उसको ऐसा सोचने पे मजबूर कर दें क्या, that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. उसकी अपनी रिलीज के लिए वो पब्लिक अथॉरिटीज को रीच आउट नहीं कर पाएगा अगर wrongful confinement हो। wrongful confinement ऐसे हालात में, तो the person who is being confined, जिस व्यक्ति को wrongfully confined किया जा रहा है, he gets the right to cause death of the accused. ऐसे हालात में जिस व्यक्ति को wrongfully confined किया जा रहा है उसको ये राइट मिल जाता है एज पर सेक्शन 100 IPC एंड नाउ दिस इज 38 BNS कि वो उस व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा जब wrongful confinement पढ़ें, तो इसको अपने ब्रैकेट में लिख लीजिए कहीं ना कहीं। ये आप क्या लिखेंगे, 38 BNS की क्लॉज F, 38 F क्लॉज F लिख लीजिए आप इसमें। तो अपने बेर एक्ट में 127 जहां आपका बेर एक्ट है,
वहां पर ही बगल में लिख लीजिएगा 38 तो देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से पढ़ना है और उसके बाद में याद करना है। यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस जो आपके मन में डर होता है कि हम जज बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, कितना मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहीं से रिपीटेडली क्वेश्चन आने हैं, बस उस तरीके से टेक्निकली ब्रेक करके हमें लॉ को पढ़ना है, नथिंग मोर देन दैट। जो लोग जज बन रहे हैं, जो बन चुके हैं, वो ऐसा नहीं है कि दे आर सुपर ह्यूमन बीइंग, जस्ट दे स्टडीड स्मार्टली। कई बार रिपीट कर चुका हूं, ये इतना मुश्किल दिखता है जैसे हनुमान जी ने पहाड़ उठाया हो, लेकिन ये उतना ही आसान है जैसे हनुमान जी को अगर पता होता कि संजीवनी बूटी कौन सी है और वो उतने आसानी से उसको उठा करके ले आते हैं। तो पहाड़ जैसा मुश्किल दिखने वाला काम बहुत आसान हो सकता है, बस अगर हमें ये आइडिया हो कि पढ़ना कैसे है और पढ़ना क्या क्या है, कैसे हमारे सही तरीके हैं, वो गारंटी मेरी हो सकती है। बस इतना मैं कह सकता हूं आप लोगों से। चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं 340 पर, जितना भी रहता है अभी। कम टू दिस पार्ट 127 है ये BNS का, डोंट फॉरगेट दिस इज 127 BNS। नाउ इलस्ट्रेशंस आ जाएंगे, इलस्ट्रेशन समझ लीजिए बस। ये इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है इलस्ट्रेशन, ए कॉजेज जेड टू गो विद इन ए वॉल्ड स्पेस एंड लॉक्स जेड। बस एक व्यक्ति एक वॉल्ड स्पेस है उसमें इसको भेज देता है और बाद में वहां पर लॉक लगा देता है। जेड इज thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of the wall। इस वॉल से बाहर नहीं निकल पा रहा व्यक्ति भी है, तो ये कहा जाएगा ए ने क्या ऑफेंस किया है, रोंगफुल कन्फाइनमेंट क्या किया है। उसी तरीके से ये दूसरा तरीका है, ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ ए बिल्डिंग। यहां पे लॉक नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग के बाहर अपने बंदूकधारी खड़े कर दिए हैं कि जैसे ही बाहर आओगे तुम पर फायर कर दिया जाएगा। तो नाउ बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ बीइंग किल्ड, द पर्सन इज बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ दैट बाउंड्री। अगेन ये ऑफेंस हुआ आपका रोंगफुल कन्फाइनमेंट का, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है इसलिए रिपीटिशन नहीं कर रहा हूं। अब इसके बाद में जितने भी सेक्शंस हैं इसमें, दोज आर रिलेटेड टू द पनिशमेंट वेरिएबल्स की डिफरेंट, उसमें हमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मन करें तो उनकी रिमेनिंग सेक्शन की आप हेडिंग पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो दिस एंड्स द चैप्टर फ्रॉम माई साइड ऑफ द wrongful restraint and wrongful confinement. Now I will take up the class on what? Kidnapping and abduction, and you will enjoy that. Mind blowing class होने वाली है। बस यहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए कुछ लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि कुछ लोग शायद पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। हम लोग जो प्रोवाइड विधि जुडिशियल एकेडमी जो कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, दैट इज थ्रू हाइब्रिड कोर्सेज। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास ऑफलाइन कोर्स का है ऑप्शन होता है, आपके पास हाइब्रिड का होता है। हाइब्रिड कोर्स में क्या होता है, हम ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं और सेम क्लास जैसे मैं आज बैठा हूँ आपके सामने, ये क्लास आपको डायरेक्टली रिले भी होती है। अगर आप यहाँ नहीं आ रहे तो वो क्लास आप घर पर भी देख सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ए कम्प्लीटली फुली डेवलप्ड कोर्स, वीडियो क्लासेस कोर्स है, 24/7 उसकी एक्सेस रहती है आपके पास। इन दैट केस यू कैन चूज योर ओन कोर्स, अपना कोर्स चुन सकते हैं आप। सपोज करो किसी को CRPC पढ़ना हो, एविडेंस पढ़ना हो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना हो, CPC पढ़ना हो, आप वो पढ़ सकते हैं। 24/7 का मतलब हुआ कि आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। आप कोर्ट जाते हैं, ड्यूरिंग कोर्ट आवर्स पढ़ सकते हैं, रात को 11 बजे, मतलब जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। जितनी स्पीड से पढ़ना चाहें उतनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। 1x 1.5x 2x की स्पीड कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो LLB परसू कर रहे हैं, वो उसका सिंक कर सकते हैं कि जो हमारे सेमेस्टर्स आ रहे हैं हम उन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ लें, तो इस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। और मल्टीपल रिविजन्स मिलते हैं आपको, कि ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो दैट्स एंड्स, नो इट विल गो। LLB कोर्स जो परसू कर रहे हैं उनको हमने 6 ईयर्स अप टू 6 ईयर्स तक का ड्यूरेशन बनाई है उसकी, कि भाई आप 6 साल तक, 5 ईयर आपके LLB के हो गए और 1 साल उसके बाद में भी आप उस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दिस इज व्हाट, किडनैपिंग। नाउ कम टू सेक्शन 137 BNS
दिस वाज सेक्शन 359 आईपीसी किडनैपिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. तो मैं आपको इसको टेक्निकली समझने से पहले आपको एक कहानी बताता हूं, एक केस सुनाता हूं आपको. केस के फैक्ट्स हैं ये. एक है राजकुमार, ये रहे राजकुमार, मन के चंचल हैं, उम्र है इनकी 18 साल, 18 प्लस. एक इनकी पड़ोसन है, ये रही पड़ोसन, ठीक, इनकी पड़ोसन है ये. अब ये है अभी 16 इयर्स की. अब इनसे मिलते रहते हैं, इनको ये चॉकलेट देते रहते हैं, इनको बताते हैं बाहर की दुनिया कितनी हसीन है, कितना सब कुछ बढ़िया है ना, और मैं एक अपने आप में एक हीरो हूँ, है ना. और धीरे धीरे इसके माइंड में एक बात डालने की कोशिश करते हैं कि दिस गर्ल विल लिव हैप्पी फॉर एवर विद हिम. इस लड़की को स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा, उस जैसा ऐशो आराम मिलेगा, वैसे खुशी खुशी रह पाएगी अगर वो उसके साथ रहती है. एंड वन फाइन डे दिस गर्ल सेज प्लीज टेक मी, मुझे अपने साथ ले चलो. नहीं नहीं, अभी तुम बच्ची हो, ऐसे नहीं होता है, अपने पेरेंट्स की बात, नहीं नहीं नहीं, मुझे लेके चलो. सही है. तो अब इस लड़की की रिक्वेस्ट पर ये भाई साहब इसको ले जाते हैं कहीं दूर, मान लीजिए गोवा ले जाते हैं. और गोवा में जाकर के फिर ये लोग शादी भी करते हैं. चलिए, मैरिज भी हो गई. जब लड़की चली गई तो ठाकुर अब ढूंढेगा मेरी बेटी कहाँ गई. और ठाकुर ने फिर पता कराया कि लड़की पहुंच गई है गोवा. और ठाकुर अपने लठैतों के साथ पहुंच गया गोवा विद पुलिस और लड़की को रिकवर कर लिया. लेकिन लड़की सच्चे प्रेम में है. लड़की कहती कि चाहे जो हो जाए मैं गलत नहीं कहूंगी, मैंने ही कहा था मुझे ले चलो, मुझे ले चलो. अब लड़का भी खुश है कि देखो लड़की ने तो जवाब कहा ही है कि मैं खुद लेकर गई हूं. नाउ लेकिन पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया है इसके खिलाफ किडनैपिंग का. किडनैपिंग नंबर पहले था 363 था, 363 कर लिया, 363 उससे कॉरस्पॉन्डिंग बीएनएस देख लेंगे. 366 कर लिया, विद इंटेंडिंग दैट शी मे बी कंपेल्ड टू मैरी और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये भी कर लिया इसने. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो हमने देखना है कि क्या इस लड़के ने किडनैपिंग की है या नहीं की है. तो प्लीज लेट मी नो, आप मुझे बताइए क्या इस लड़के ने किडनैपिंग की या नहीं की. कम ऑन फास्ट. लड़का यही कह रहा है सर, रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्ड किया है मैंने, मुझसे कह रही थी मुझे ले चलो, मुझे ले चलो यहाँ से. तो अब देखना है हमने अगली क्लास में, यू बी विद मी, कि इसने किडनैपिंग की है या नहीं की. यही हमने अगली क्लास में सीखना है. और क्योंकि ऐसी स्टोरीज, आप पोक्सो कोर्ट में चले जाइए. आई हैव बीन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन पोक्सो कोर्ट फॉर अबाउट 2.5 years. लगभग 2.5 साल मैंने यहाँ पे काम किया है. लगभग हर दूसरे केस में यही कहानी है, हर दूसरे केस में यही कहानी है. किडनैपिंग हुई या नहीं हुई, फिर रेप हुआ या नहीं हुआ, ये बाद में बात आ जाती है. सही. तो अभी देखते हैं इसमें. सो लेट्स स्टार्ट. किडनैपिंग का चैप्टर है हम जो करने वाले हैं. ऑफेंस इज किडनैपिंग. दिस वाज सेक्शन 359 आईपीसी एंड नाउ दिस इज सेक्शन 137 बीएनएस. 137 BNS, 359 kidnapping, very important for your plans, very important for your means, very important for your advocacy, very important for your interview as well. So very important. कई बार क्वेश्चन आता है मीनिंग में. लिटरल मीनिंग किडनैपिंग का होता है चाइल्ड स्टीलिंग. इसको लिख लीजिएगा, राइट डाउन पीपल प्रीलिम्स. यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन आते हैं. ये हो रहा है चाइल्ड का कुछ रूपक है एकदम ये. नाउ किडनैपिंग इज ऑफ 2 kinds. 137 कहता है
137 BNS कहता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया होती है। दो प्रकार की किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग ऑफ 2 कॉइन्स, नंबर 1 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ये इंपॉर्टेंट है, यही टेक्निकल है, यही ज़्यादा पढ़ना है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहाँ पर है? 137A BNS में। पहले थी ये 360 IPC, 137B में है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, 137 के बी में ये इन्होंने चेंज किया है। पहले 359 जो सेक्शन थे ये थे सेक्शन 359, 360 और 361। इन तीनों सेक्शन को इन्होंने कंपाइल्ड करके एक जगह कर दिया है, उसको कहते हैं 137। तो ये हो गई आपकी BNS। बस, तो आपका हाउस नंबर चेंज हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पहले भी जो सेम एक्सप्रेशन जो पहले थे किडनैपिंग एबडक्शन में वही अभी भी एप्लीकेबल होंगे। तो 137 के ही पार्ट हैं ये। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ रटना है ही नहीं। किडनैपिंग कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की हो सकती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। कहाँ कहाँ पर है? 137A में है, 137B में है, और इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा बस। और याद करने के लिए मैं फिर कहता हूँ, देखिए आपको बहुत से स्टूडेंट्स इवन विधि के बार बार भूल जाते हैं, रिमाइंड कराना पड़ता है। आपको रिवीजन करने के लिए अलग से बैठने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको हो सकता है इस सेक्शन को रटने में 1 घंटा लग जाए, लिख लिख के देखेंगे, लेकिन उसके बाद में रिवीजन में लगेगा केवल 1 मिनट। फिर आप चलते फिरते रिवीजन कीजिए। अगर आप कोर्ट में हैं, अगर लाइन में लगे हैं कहीं पर, या कोर्ट की वेटिंग में कर रहे हैं, अपने मैटर की वेट कर रहे हैं, वहां पर 10 बार रिवाइज कर लोगे इसको आप। तो जो फ्यूटाइल टाइम है, जो आपका वेस्ट टाइम है, जो ट्रेवलिंग टाइम है, जो आपका वॉशरूम टाइम है, वेटिंग फॉर द डिनर, वेटिंग फॉर द लंच, वेटिंग फॉर द ब्रेकफास्ट टाइम है, उन सबको अपना रिवीजन का टाइम बना डालिए। और फिर देखो आपकी स्पीड, आपकी पकड़, आप मूवी देख पाएंगे, आप घूम पाएंगे, आप अपने टाइम निकाल पाएंगे, और तब भी जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जिस टाइम में आप कुछ नहीं कर रहे हैं उस टाइम में कम से कम रिवीजन कीजिए, समझे? ये आपने अडॉप्ट कर लिया तो यू विल बी हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम, कभी बर्डन नहीं होगा और आपका कोर्स स्क्वीज हो जाएगा। मैं हमेशा स्टूडेंट को समझाता हूँ, इसको कभी मत भूलिएगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से समझिए, ये बकेट है, बिग बकेट है, इट इज फुल ऑफ मिल्क, 10 लीटर मिल्क। इसको प्रोसेस करते हैं हम लोग तो छोटे सा ये बन जाता है हमारा मक्खन, ठीक। और इसको भी और प्रोसेस करते हैं तो फिर एक बाउल में आ जाता है देसी, बोलो, घी। तो वही 10 लीटर मिल्क बाद में प्रोसेस होकर के बन जाता है, छोटे से बाउल में आ जाता है देसी घी। और ये है सारा प्रोसेस, क्या बोलते हैं हम लोग? रिवीजन। ये है आपका सिलेबस जो आपको 10 लीटर दिखता है, लेकिन यही प्रोसेस होकर के 100 ग्राम में चेंज हो जाएगा। ये है ताकत रिवीजन की। जितना रिवीजन करते चले जाओगे आपका कोर्स आपकी मुट्ठी में आता चला जाएगा, आपके संभाले में आ जाएगा, आपके पॉकेट में आ जाएगा। उतना ही आसान है जुडिशियल सिलेक्शन करना, सिर्फ इसको नहीं भूलना है आपने। और रिवीजन के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो मिरेकल लाएगा आपकी जिंदगी में, वो मैं कब कह रहा हूँ? इडिल टाइम। आप उस टाइम में करो ना जब कुछ नहीं कर रहे आप। फिर देखो 1 गो में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग सेलेक्ट हो गए 101%। ये करके तो देखो एक बार आप। अब हमने पूरा दिन मस्ती में निकाल दिया, कोर्ट में निकाल दिया, वेट करते, उस समय वैसे नहीं पढ़ाई करी, घर पे जाके थक गए। रात को सोचा था 10 बजे रिवीजन करेंगे, नींद आ गई, कोई मेहमान आ गया, किसी दोस्त की कॉल आ गई, तो टाइम वेस्ट हो गया, पढ़ नहीं पाए। सेम स्टूडेंट्स के साथ में है। मैं तो कहता ही नहीं आप अलग से पढ़ाई करने बैठो रिवीजन की। जो मैंने पढ़ाया उसको याद करने में 1-2-3 घंटे जरूर देने पड़ेंगे, वो आपको स्पेशल देना पड़ेगा बस। बाकी रिवीजन करते रहिए, गाना गाते रहिए इन सब सेक्शंस का बस। चलिए पढ़ते हैं क्या था ये। अब आते हैं मेन बुक पर। ये रहा आपका किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया 137A, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। क्या कहता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया?
whoever conveys, एनी पर्सन को हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन पी फॉर प्लिम्स। एनी पर्सन का मतलब यहां पर है, एनी पर्सन का यहां मतलब है कि ही मे बी मेल फीमेल ऑफ एनी एज। एनी पर्सन में यहां पे देयर इज नो बाउंड्री ऑफ एज। कन्वेज एनी पर्सन without the consent of that person or some person legally authorized to consent। कहाँ ले जाता है? Beyond the limits of India। भारत के जो सीमाएं हैं उससे बाहर ले जाता है बस। और कैसे ले जाता है? Without the consent of that person। उसकी सहमति के बिना ले जाए, या फिर अगर वो माइनर है तो कोई जो व्यक्ति उसके बिहाफ पर लीगली ऑथराइज्ड है कंसेंट करने के लिए, उसकी सहमति के बिना अगर ले जाता है तो ये हम कहेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोले तो 137 वन प्लेस। हाँ, हिंदी में बोले बिना ना मुझे भी लगता है कि पढ़ाया नहीं। व्यापहरण बोलते हैं इसको, और उसको बोलते हैं भारत की सीमाओं से परे प्रवहन कर देता है। बस ये हो आपका। तो इसमें बहुत टेक्निकल नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। मेंस प्रीलिम्स हार्डली एग्जाम में पूछा जाता है। जो झगड़े की जड़ है वो है आपका 137 का जो बी पार्ट है। 137 का बी पार्ट सेक्शन 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ध्यान रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर गोल कर लीजिए। लॉफुल एंड दिस इज गार्जियनशिप, अलग अलग ध्यान से देखिएगा इसको। अब की हेडिंग तो उन्होंने बनाई नहीं है, पहले हेडिंग होती थी। पहले था ये सेक्शन 361 आईपीसी, अब यहाँ पर हेडिंग नहीं है लेकिन बात वही है। राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अब देखिए क्या है। इन वर्ड्स को देखना पड़ेगा, एंड दीज आर द मैजिकल वर्ड्स। whoever takes or entices, बस इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। whoever takes or entices, ले जाता है या बहका ले जाता है। बस इसको ध्यान रखिएगा, हिंदी में पढ़ लेंगे तो whoever takes or entices whom, जो किसी को ले जाता है या बहका ले जाता है। किसको? एनी चाइल्ड। पहले जो था, आपकी नजरें इनायत कर दूं मैं, अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज हुआ है। अभी का करंट क्या हो गया? 137B है ये BNS का। whoever takes or entices any child, ठीक, एनी चाइल्ड और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो किसी बालक को या विकृत चित्त व्यक्ति को ले जाता है या बहका ले जाता है। क्योंकि लैंग्वेज में चेंज हुआ है तो मैं आपको पुरानी ओल्ड लैंग्वेज दिखाता हूं। यहां पर था whoever takes or entices any minor, और यहां पर एज प्रिस्क्राइब थी अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज इफ मेल, अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इफ फीमेल। अब इस सब को इन्होंने चेंज कर दिया है, एक वर्ड से एनी चाइल्ड कर दिया है इसको भी। तो पहले जो एनी माइनर था, एनी माइनर, 1 सेकेंड में थक गया बोलते बोलते। तो जो पहले मेल के लिए था अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, फीमेल के लिए था, फीमेल चाइल्ड के लिए था अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, ये था पहले। अब इन्होंने क्या कर दिया है? एनी चाइल्ड कर दिया है इसको। और इफ यू गो टू द सेक्शन 2(3), सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 ऑफ द BNS, देन यू विल सी द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। एनी पर्सन बिलो को जरूर अंडरलाइन कीजिए, गोल कर लीजिएगा, एज ऑफ 18 ईयर्स। अब कर दिया है इन्होंने, चाइल्ड की डेफिनेशन को इनकॉर्पोरेट कर दिया है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम होगा उसको हम चाइल्ड कहेंगे। यही डेफिनेशन पोक्सो एक्ट में है। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए चाइल्ड की डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। चाइल्ड का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम होगा तो उसको बालक कहा जाएगा। इट मीन 17 साल 364 दिन
23 घंटे 59 सेकेंड। इतने टेक्निकली जा रहा हूं मैं, मतलब 18 साल से कम, 1 सेकंड भी कम हुआ तब भी चलेगा, तब भी क्या कहलाएगा वो? चाइल्ड कहलाएगा, बालक कहलाएगा इन दी आई ऑफ लॉ। भले ही 18 साल का तो कयामत ढा दे आज का बच्चा, वो अलग बात है। तो यहां पर 2 कैटेगरी की बात कर रहे हैं। नंबर 1, एनी चाइल्ड और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के केस में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द एज, नो एज इज रिक्वायर्ड हियर। कोई भी व्यक्ति पागल हो सकता है, एनी पर्सन, विकृत चित्त व्यक्ति कह सकते हैं। तो जो कोई भी किसी बालक या मानसिक रूप से विकृत चित्त व्यक्ति को टेक्स ले जाता है और एंटाइसिस बहका ले जाता है। इतनी बात समझ नहीं आपको? तो टेकिंग और एंटाइसिंग, इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो ऐसे समझेंगे आप लोग। What the accused is doing? What the accused is doing? He is doing this, either taking or enticing. This is, ये A part और B part मान लेते हैं। Whom? There are 2 options again, any child or any person of unsound mind. Next is what? कहाँ से ले जाता है? Out of the keeping. ये वर्ड, ये फ्रेज नहीं भूलेंगे आप, रटना पड़ेगा आपको। Out of the keeping of the lawful guardian. विधि पूर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से। तो आउट ऑफ द कीपिंग, कीपिंग का मतलब संरक्षता, संरक्षता of such minor or of person of such mind without the consent of such guardian. This is the offense. So what you are doing? Accused क्या कर रहा है? He is number 1 taking or enticing. Taking or enticing. या तो वो ले जा रहा है या बहका ले जा रहा है। किसको? एनी चाइल्ड, किसी भी बालक को। चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम आयु का बालक, ठीक है, या किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, दैट इज द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो। कहां से ले जा रहा है? कहां से ले जा रहा है? एंड द वर्ड इज व्हाट? आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन। जो विधिपूर्ण संरक्षक है उसकी संरक्षकता से ले जा रहा है। और कैसे लेके जा रहा है? विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, उस गार्जियन की, उस संरक्षक की सहमति के बिना लेकर के जा रहा है। तो ये कहा जाएगा ही इज सेड टू किडनैप सच माइनर, सच चाइल्ड और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो ये कहा जाएगा उसने उस बालक को या ऐसे व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता से किडनैप किया। किडनैप को हिंदी बोलते हैं व्यपहरण, व्यपहरण किया है, उसका व्यपहरण किया है। तो ये हुआ। अब हमने इसको, मैंने आपको लैंग्वेज पढ़ दी है, थोड़ा थोड़ा समझा भी दिया है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए क्या है इसमें, एक वर्ड यूज किया गया है टेक्स। ये समझना हमें टेक्स का मतलब क्या है। टेक्स का मतलब क्या होता है? टेक्स, टेक्स का मतलब क्या समझते हैं? ले जाना। ये समझिए। अब हमें ना जितनी भी कमेंट्री है इस पॉइंट पर वो टेक्स पर है या एंटाइसिस पर है। अब जैसे मैंने आपको शुरू में स्टोरी बताई, कहानी बताई थी ना महाराज की, जो थे कहाँ गए हमारे राजकुमार की कहानी, कहाँ गई वो, जहाँ मैंने एक फोटो बनाया था, मिट गया शायद, किडनैपिंग में बनाया था। चलिए दोबारा बताता हूँ। जो मैंने अभी कहानी बताई थी ना आपको, ये एक सेकंड, कि भाई एक लड़का है और जो उसको लेकर चला गया। एक सेकंड में ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं तो होगा वो, कहाँ कौन सी इसमें चला गया। मैंने आपको ये बताया था अभी कि एक लड़का है, एक लड़की को उठा करके ले जाता है
और लड़की ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं। बात सारी यहां पर ये है। तो यहीं पर समझना है ले जाने का मतलब क्या है टेक्स का। देखिए टेक्स का को एक लाइन लिख लीजिएगा। टेक्स का मतलब होता है कॉजेस टू गो, यानी कि जाने के लिए प्रेरित करना, जाने के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करना, या साथ आने के लिए प्रेरित करना, या उसका पजेशन ले लेना। तो देखो बड़े स्मार्टली तरीके से काम करे जाते हैं, बड़े स्मार्टली। एक तो आप समझ रहे हैं हाथ पकड़ा चलो मेरे साथ, या उठा के ले गए, वो भी टेक्स में आ जाएगा। लेकिन टेक्स में एक इनडायरेक्टली भी वो तरीके आते हैं, कॉजेस टू गो, प्रेरित करना, सीडिंग करना, धीरे 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 धीरे। मुनीत भाई साहब हैं, लगे हैं धीरे धीरे, एलएलबी कर लेना, समझे, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। धीरे धीरे 1 साल 2 साल माइंड, जिसे कहते हैं ना माइंड वॉश करना, ब्रेन वॉश करना। और लास्ट, वो तो लास्ट मोमेंट है, लड़की कहने को मजबूर हो गई है कि नहीं मुझे साथ लेके चलो। तो वो जो पिक्चर में दिख रहा है सामने, क्या दिख रहा है? लड़की खुद कह रही है, बयान दे रही है कि वो खुद गई है। कोर्ट्स का कहना यह है कि टेक्स का जो वर्ड टेक्स है, इसके मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। टेक्स का मतलब सिंपली ये नहीं है कि ले गया। टेक्स का मतलब होता है कि प्रेरित करना, जाने के लिए, अपना घर छोड़ने के लिए प्रेरित करना, साथ आने के लिए प्रेरित करना, ये भी टेक्स के मीनिंग में आएगा, समझे। और ये तो है ही है, उसको अपने पोजीशन में लेना, ये भी टेकिंग में आएगा ये। तो इफ समवन इज कमिंग विद यू एंड, हो सकता है उस मोमेंट पर जिस समय वो उसने अपने घर को छोड़ा, उस समय उस लड़की को लग रहा है वो अपनी मर्जी से कर रही है सब कुछ। लड़की का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग अधिकतर उस तरीके से समझते हैं, यहां कोई भी चाइल्ड हो सकता है। तो इट मे अपीयर टू द वर्ल्ड, दुनिया को ऐसा लग सकता है कि ये जो लड़का है या चाइल्ड है इसने घर खुद छोड़ा है। लेकिन दिस में बी द केस ऑफ टेकिंग। यही सेक्शन की ब्यूटी है। जिस डेट को घर को छोड़ा, सपोज कीजिए दिस इज द केस ऑफ 22/9/2024, 22 सितंबर, 22 सितंबर को लड़की ने अपना घर छोड़ दिया और लेटर लिख करके गई है कि मैं अपनी मर्जी से राजकुमार के साथ जा रही हूं। वीडियो छोड़ दिया है, लेकिन बाद में एक्यूज यानी कि राजकुमार के ऊपर चार्ज कौन सा लग रहा है? किडनैपिंग द माइनर गर्ल। लड़का कह रहा है डिफेंस में, देखो लड़की अपनी मर्जी से आई है। तो यहां पर टेकिंग का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। टेक्स का मतलब क्या है? टेक्स का मतलब हो सकता है इन तीनों में से कुछ भी एक, इनको लिख लीजिए, बेटर है आपके लिए। कॉज इज टू गो, जाने के लिए प्रेरित करना, आने के लिए प्रेरित करना, या गेट इन पोजेशन। यहां पर यह है कि एक्यूज टुक सम एक्टिव पार्ट इन द गर्ल्स लिविंग हर लॉफुल गार्जियंस कस्टडी। ये बहुत जरूरी है, लाइन लिखी ना, एक्यूज टुक सम एक्टिव पार्ट, इसको ढंग से लिख लीजिएगा, मैं समझाता हूं आपको। जब हम ये एक्यूज की कल्पेबिलिटी को प्रूव करेंगे तो यू विल हैव टू प्रूव द टेकिंग, एंड टेकिंग का मतलब ये है कि एक्यूज टुक सम एक्टिव पार्ट। ये केवल ऐसा नहीं है कि खुद आ गई, ये खुद आई है या खुद लाई गई है, इससे बड़ा अंतर है। देखो एक इंसान, एक क्या हो गया, एक ब्लंट हो गया, आप गए चल मेरे साथ, कुछ नहीं प्रूव करना, दिख रहा है, बच्चे को उठा लिया, ले गए उठा करके, टेकिंग हो गया। ये तो एकदम प्लेन है, दिख रहा है सामने। उनकी बात कर रहा हूं, उन केसेस की बात कर रहा हूं जब गर्ल इज सेइंग आई लेफ्ट द गार्जियनशिप
एज एट माई ओन, मैंने अपनी कंसेंट से छोड़ा है वो सब कुछ। तो मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं प्रैक्टिकली, वहाँ पर यही देखा जाता है, यही हमें आर्ग्यू करना होता है कि ये टेकिंग का मामला है या नहीं है। जो सारे आर्ग्यूमेंट टेकिंग पर आएंगे, तो फिर ये देखा जाएगा कि 22 सितंबर जिस दिन लड़की ने घर छोड़ा, 22/9/2024 के पीछे का बैकग्राउंड क्या है? कब से जानती हूँ लड़के को? सर 2022 से जानती हूँ। कैसे मुलाकात हुई? सर इसने एक रोज दिया था मुझे। फिर क्या हुआ? सर डेली गिफ्ट करता था मुझे। अच्छा, और क्या क्या बातें होती थी? सर अच्छी अच्छी बातें करता था, पढ़ाई लिखाई करेंगे, हम वहाँ रहेंगे, ऐसे रहेंगे कभी। लेकिन सर इसने कभी मुझे जोर नहीं डाला। बच्ची मासूम, से क्या पता क्या कर रहा है राक्षस इंसान, ये सीडिंग कर रहा है उसके दिमाग में। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, whether the accused played any role in leaving the house, leaving that guardianship of the girl or not. I believe I am able to convey to you. Please let me know बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? फास्ट। टेक का मतलब होता है want of wish, absence of desire। जिस व्यक्ति को लिया गया, टेकिंग की गई है, उसके अंदर इच्छा नहीं थी जाने की, want of wish था, एब्सेंस ऑफ डिजायर थी। बट एक्यूज्ड प्लेड एक्टिव रोल इन दैट, एक्टिव रोल निभाया, एंड ही जनरेटेड दैट विश, ही जनरेटेड दैट डिजायर। ये देखना इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली द लास्ट डेट, कि उस डेट, आखिरी डेट पे क्या हो, जिस दिन घर लड़के ने छोड़ा, बच्चे ने छोड़ा, उस दिन की बात नहीं है। टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस में देखना पड़ेगा आपको, वेदर इट इज द केस ऑफ टेकिंग और नॉट। तो अगर एक्यूज ने कोई एक्टिव स्टेप्स लिए थे, कैसे? इन परसुएशन, परसुएशन किया हो, मनाया हो उसको, अदरवाइज हो। मान लीजिए हमारे प्रियांश बाबू हैं, देख मैं हाथ काट लूंगा, मान जा बस। लड़की को दिखा कि सच्चा प्रेमी है, दुनिया में इससे पहले न कभी कोई आया है, न ही कोई आएगा, यही है वो राजकुमार। विश जनरेट कर दी, डिजायर जनरेट कर दी उसको साथ में रहने के लिए। ये है केस का नाम लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस लॉ है, इसके बिना इसको पढ़ा नहीं जा सकता। वरदराजन का केस है, एक केस का नाम है वरदराजन वर्सेस मद्रास, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें एक लड़की थी, माइनर गर्ल, द गर्ल वाज माइनर, ठीक। शी लेफ्ट द प्रोटेक्शन ऑफ हर फादर वॉलंटरली एंड जॉइन द एक्यूज्ड। लड़की माइनर है, पिताजी का प्रोटेक्शन छोड़ दिया, वॉलंटरली, स्वेच्छा से छोड़ा। खास बात क्या थी? नोइंग एंड हैविंग कैपेसिटी टू नो, दो वर्ड ध्यान रखना, नोइंग एंड हैविंग कैपेसिटी टू नो फुल इंपोर्ट व्हाट शी वाज डूइंग। ये जानते हुए वो क्या कर रही है, ऐसी समझ रखते हुए, ऐसा सामर्थ्य रखते हुए कि वो जो कर रही है उसका अंजाम क्या होगा। तो गर्ल कैसी है? माइनर है। अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपके सामने है, ये एविडेंस है इस बात का कोर्ट के सामने। तो यहां पर कोर्ट ने कहा, इस केस में कहा कि इस केस में it cannot be said that accused had taken away from the keeping of a lawful guardianship। ये नहीं कह सकते, टेकन पर बात आ गई सारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो 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 नो, टेकिंग, देखो कोर्ट ने कहा कि देखो यही ब्यूटी है लॉ की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी आपको, टेकिंग एंड अलाउइंग ए माइनर टू अकम्पनी ए पर्सन, दोनों में अंतर है। लिख लीजिएगा इस लाइन को, टेकिंग ले जाना और साथ में आने की अनुमति देने में बहुत अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा? वरदराजन के केस में कहा, जो मैंने लिखवाया आपको। जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो नोट कर लें अभी भी दोबारा। वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। द गर्ल इज माइनर हियर, गर्ल माइनर है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, टेकिंग ले जाना
और आने की अनुमति देने में अंतर है। समथिंग मोर हैज टू बी शोन, कुछ प्रोसिक्यूशन को शो करना पड़ेगा। क्या? सम काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द माइनर टू लीव द हाउस ऑफ द गार्जियनशिप। ये जरूरी है प्रूव करना। अगर प्रोसिक्यूशन सिर्फ ये कहता है ये राजकुमार है, यानी कि एक्यूज्ड ये राजकुमारी हैं, ये 18 साल से छोटी हैं, इनको ये ले गया ना, इट इज नॉट अलाउइंग समवन टू अकंपनी अलग है। टेकिंग में आपको बताना पड़ेगा क्या इसने परसुएशन किया था, किसी बात का प्रलोभन दिया था, ऐसा क्या था जो उस लड़की के अंदर वो डिजायर जनरेट की गई। अगर लड़की कहती है कि जी मुझे जबरदस्ती लगे, बात ही खत्म हो जाती है। ये बात कहाँ पर आती है? जब लड़की कहती है मैं अपनी मर्जी से गई थी, तो साफ साफ दिख रहा है कि मर्जी से गई है, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि उस मर्जी की, वो डिजायर के पीछे बैकग्राउंड में क्या है। क्या एक्यूज ने कोई एक्टिव रोल निभाया है या नहीं निभाया है? उसका परसुएशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, थ्रेट हो सकती है, प्रलोभन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इफ इट इज सो ही मे बी हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप। उसी तरीके से एक वर्ड है, ये है एंटाइसिंग। एंटाइसिंग का मतलब होता है बेसिकली आइडिया ऑफ इंड्यूसमेंट, लालच, एक्साइटिंग होप, उसके अंदर उम्मीद जगाना, डिजायर पैदा करना, सो दैट इंड्यूसिंग ए माइनर टू गो ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू द किडनैपर, किडनैपर के पास स्वयं चले जाए, फिर वो खुद, वो सब पैदा करना, इसके लिए बनाया हुआ एंटाइसिंग, ललचाना, बहकाना। बहकाना, बहकाना का मीनिंग आप भी समझते होंगे। तो आई बिलीव रिपीटिशन हो जाएगा, तो आपको बस ये समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। एक और इसमें अभी एक लेक्चर और भी चाहिएगा। While the person kidnapped might have left willingly, जिस व्यक्ति का किडनैपिंग हुई है उसने हो सकता है घर अपनी मर्जी से छोड़ा हो। Still the state of mind that brought about that willingness must have been induced or brought in some way। ये लाइन अगर आपने समझ ली तो समझ लीजिए कि आप जज बनने वाले हैं। जिस दिन लड़की ने घर छोड़ा, हो सकता है उसने कहा वो विलिंगली मैं छोड़ रही हूं, लेकिन उस विलिंगनेस का बैकग्राउंड क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वेदर दैट विलिंगनेस वॉज इंड्यूस्ड, क्या उसको इंड्यूस किया गया था, उसको उस स्टेज तक लाने के लिए क्या उसने प्रपंच रचे हैं, वो देखना है। इफ इट इज सो, अगर एक्यूज ने उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन निभाया है तो आप कह सकते हैं ईदर टेकिंग और इट इज द एंटाइसिंग। समटाइम्स ये ओवरलैप भी करते हैं दोनों चीजें आपस में। गॉट इट? केस का नाम है टी.डी. वडगम्मा। टी.डी. वडगम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वरराजन के तरीके से ही accused was charged for kidnapping a minor girl below 15 years of age। Got it? वडगम्मा में क्या प्रूव हुआ? At an earlier stage, accused solicited or induced, मोहिनी नाम था, to leave her father's, ये वर्ड है ना, solicited और induced ना, कि वो उसको शेल्टर देगा, उसको एनकरेज किया था, उसको समझाया था लड़की ने, कहाँ रह रही है तू, जिंदगी खत्म है तेरी, जन्नत में मैं रखूंगा तुझे। वो जो प्रलोभन है वही है टेकिंग और एंटाइसिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें तो टी.डी. वडगम्मा और वरदराजन, ये दो केस हैं, लीडिंग केसेस हैं। नाम से पूछे जाते हैं कि कैसे पूछेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, ऐसे पूछेंगे आप लोगों से। तो इससे आगे की क्लास हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड बिफोर एंडिंग दिस क्लास मैं फिर आपसे कुछ वर्ड शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। आज की क्लास को हम यही विराम देंगे। पहली बात, अपने माइंड में देखिए, ये जो लाइफ है, जो जिंदगी है, आपको केवल एक ही बार मिलेगी।
इससे पहले पूर्व जन्म क्या था, इससे आगे क्या होगा, होगा या नहीं होगा, इस पे वाद विवाद चलते आए, चलते रहेंगे। हमें आज की बात करनी है। ये लाइफ आप खराब कर सकते हैं या आप इसको बहुत बेहतर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ लेना है अपना एक डिसीजन। आपका डिसीजन, दिस योर डिसीजन कैन स्पॉइल योर लाइफ और कैन मेक इट ब्यूटीफुल। जिस फील्ड में आप हैं, LLB, इधर यू आर परसुइंग or you have pass out that. Earliest possible, best, forever, stable, settlement। आपको केवल और केवल एक जुडिशरी की ही जॉब दे सकती है। अब वकालत करेंगे LLB के बाद में 5 साल मान के चलिए, कॉरपोरेट में मान के चलिए 5 साल तक आप वहां पहुंचेंगे और जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। 10 to 5 जॉब विद दैट मच रिस्पेक्ट, विद दैट मच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको जुडिशरी देती है। और आपको सिर्फ ये करना है, आपको डिसीजन लेना है कि बस मुझे जज बनना है। अगर आप LLB के जितने LLB के अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो नथिंग बेटर देन दैट। यू हैव कंप्लीट 5 years प्लस 1 year लास्ट मान लीजिए जो एग्जामिनेशन का होगा। लास्ट ईयर में जो 6ठा साल है ये आपका लाइफ सेटल्ड कर देगा। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखिए ये आपका LLB का टाइम हो गया 5 years और ये हुआ आपका 1 year, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। पॉसिबिलिटी है आप जज यहाँ बन जाएं या हद यहाँ बन जाएं। यहाँ पर आपकी लाइफ को ब्रेक मिल सकता है, बात खत्म हो गई। और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं आपके सामने, जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे आपको यहाँ लेके जाते हैं 3, 4, 5 में। एडवोकेसी में सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ कहानियां मिलेंगी। आप जाएंगे चैम्बर में, अपने सीनियर्स की कहानी सुनेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे तो केस की हिस्ट्री पढ़ेंगे, सुनेंगे। यू विल, एक कहावत है ना, कहाँ गए कहीं ना क्या लाए कुछ ना। सिर्फ आप खुद को धोखा दे रहे होंगे, अपने घर वालों को धोखा दे रहे होंगे। अगर एडवोकेसी भी करनी है तो पहले जज बनिए, जज की कोर्स से रिजाइन कीजिए, 1 साल का एक्सपीरियंस गेन कीजिए, क्योंकि 1 साल में एज ए जज वर्किंग आप जितना सीख जाएंगे उतना 5 साल एज ए एडवोकेट नहीं सीख पाएंगे। और फिर कहिए आई एम दी एडवोकेट एक्स जज, यू विल बी स्टार एडवोकेट। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए, वो है जुडिशियल सर्विसेज का। और ये कितना मुश्किल है, ये बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, उसको पढ़ाने में तो बहुत टाइम लग गया, 1 घंटा लगेगा आपको इसको रटने में, लिख लिख कर रटने में। और उसके बाद में ये आपकी पॉकेट में 1 मिनट का सेक्शन है, 5 मिनट का सारा नोट्स वगैरह का कुछ होगा ये रिवीजन के लिए, बस नोट मोर देन दिस। तो चॉइस इज योर्स। विधि जुडिशियल एकेडमी में मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऑफलाइन, लाइव क्लासेस एंड वीडियो क्लासेस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग कोर्स कवर कराते हैं। वीडियो क्लासेस तो अल्टीमेट, लाइव क्लास तो आप देख ही रहे हैं, ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, इसको फिर हम लोग एडिट करेंगे, जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ उससे ये पोर्शन हटा देंगे और बाद में वो शिफ्ट हो जाएगी वीडियो क्लासेस में। 24/7 ये वीडियोस आपको अवेलेबल होते हैं। आप अपनी चॉइस का वीडियो देख सकते हैं, चॉइस का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कितने घंटे पढ़ना है, टेन्योर, टाइम, स्पीड, सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में तो इंटरेक्शन ये है ही है, ऑफलाइन का आप जानते हैं। और ये हम लोग आजकल प्रपोज कर रहे हैं 6 ईयर्स के लिए, ताकि कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई शुरू करे तो उसके पास बिना किसी टेंशन के 6 ईयर्स मल्टीपल रिविजन्स, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको डिसाइड करना है आपको अभी। तो अगर आपका ये हो मन बने तो आप
हमारे जो एग्जीक्यूटिव है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर डिटेल के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। आपकी कुछ क्वेरी तो मुझसे भेज सकते हैं, जल्दी भेजिए। 9205988280 हमारा यहाँ का नंबर है, इससे बात कर सकते हैं किसी को पूछना हो तो। अब देखो भैया, ऐसे पढ़ के मत देखना, है ना, कृपा करना इतने मेरे पास। इन वीडियोस को मुझे पूरी उम्मीद है पॉज करके देखते होंगे आप, इनके नोट्स प्रोवाइड प्रॉपर लेते होंगे। थोड़ा बहुत चलाया वीडियो, फिर पॉज किया, फिर अपने बेरेट को हाईलाइट किया, नोट्स लिए। प्लीज़ ऐसे ज़रूर करना, ठीक। और अब ज़्यादा मत अपने को परेशान कीजिए, ना डिप्रेस होइए, वो लगातार पढ़ो, ठीक। चलो।